दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता की ताकत इससे पहले के प्रधानमंत्रियों की सत्ता की ताकत की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर क्यों है? और ताकतवर होके इस देश के गवर्नेंस के दौरान इस देश की जितनी स्वायत्त संस्था है, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें जो चलाने वाले हैं वह भी प्रधानमंत्री के हक में क्यों बोलते नजर आते हैं? यह सवाल कोई दूर की गोटी नहीं है। इस देश के भीतर में पार्लियामेंट के भीतर सांसदों की तादाद राजीव गांधी के काल में मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता से कहीं ज्यादा रही है। उस वक्त तो कांग्रेस के 400 सांसद थे, इस वक्त तो 300 प्लस के सांसद ही हैं। लेकिन फिर भी ताकतवर मोदी की सत्ता क्यों नजर आती है, यह एक सवाल है। और इस सवाल के भीतर भारत के लोकतांत्रिक परिस्थिति और भारत की संवैधानिक स्थिति, जो संविधान इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को लेकर चेक एंड बैलेंस बतलाता है, क्या वह सब कुछ डामाडोल तो नहीं कर दिया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की सत्ता की ताकत कुछ इतनी मजबूत हो चली है कि हर चीज उसकी उंगलियों पर नाचती है, उसकी हथेलियों पर रेंगती है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? दरअसल यह सवाल निकला है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इस देश के इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर कि उनकी नियुक्ति अगर प्रधानमंत्री ही करते हैं तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या कोई शब्द कह सकते हैं? और ऐसा क्यों है कि इस देश के भीतर में मुख्य चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पा रहा है? पूरा करना तो दूर, यह भी नहीं देखा जाता है नियुक्ति के दौरान कि वह 6 साल तक रहेगा या नहीं रहेगा, 4 साल भी रहेगा या नहीं रहेगा। और इस दौर में जिसकी नियुक्ति होती है उसकी उम्र 65 साल तुरंत पूरी हो जाती है, वो हट जाता है। और शायद इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस, जो स्वायत्त इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी एक लंबी कतार है। उन तमाम जगहों को संभाले हुए नौकरशाहों की नियुक्ति अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में होती हो और प्रधानमंत्री की सहमति और असहमति के बगैर कुछ ना चलता हो, तो फिर इस देश में कौन सी संस्था कैसे काम करेगी? मसला अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त का उठा है, लेकिन हम एक लंबी फहरिस्त के साथ आज आपके सामने मौजूद हैं, क्योंकि इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इससे पहले वो काम करते हुए नजर आते थे, अब वो काम करते हुए नजर क्यों नहीं आते हैं? मसला सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं है, मसला तो ईडी के चीफ का भी है, सीबीआई के डायरेक्टर का भी है, सीवीसी यानी विजिलेंस कमिश्नर का भी है, सीएजी का भी है, यूजीसी के चेयरमैन का भी है, इस देश में जो नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसका भी है, इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन का भी है, सीबीडीटी का भी है, सेबी का भी है, आईटी कमिश्नर्स का भी है, इस देश में नियुक्तियों का सवाल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी है। और जितनी यूनिवर्सिटीज है, मान लीजिए आपके जहन में जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उसमें जेएनयू हो, डीयू हो, बीएचयू हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो जो बेंगलुरु का है, नेशनल लॉ स्कूल हो, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर जो इंस्टीट्यूशंस 6 इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, या फिर इस देश में इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो हो, हर चीज को अगर देखते चले जाइए तो नियुक्तियां कहां से होती हैं? और नियुक्ति अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए हो रही है, और इसका मतलब बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक ऐसा पावर सेंटर है जिसके आए बाएं साएं आगे पीछे कोई दूसरी संस्थान कोई मायने नहीं रखती है। क्या यही सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर पहली बार उठा है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहस करते करते बहुत साफ तौर पर कहा कि देश को टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जिसे दबाया ना जा सके। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस बात को मान रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी सरकार के दबाव में आकर काम करते हैं? और कोई भी अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाता? और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की 324 आर्टिकल बहुत खास तौर पे बताती है कि किस किस चीजों को तय किया जाना चाहिए, और उन्हें तय अगर नहीं किया जा रहा है, नियुक्तियां इस रूप में हो रही हैं, तो क्यों नहीं चीफ जस्टिस को भी अब उस पैनल में रखा जाए जिसके जरिए इस देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है? सवाल सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन भर का नहीं है। दरअसल इस देश में प्रधानमंत्री की ताकत और इस देश में मोदी सरकार की जो अहमियत बताई गई, बनाई गई, वह क्या कॉन्स्टिट्यूशन से एट पार इस देश के गवर्नेंस को लिए जा रही है?
ये सवाल के अक्स तले आज तमाम परिस्थितियों को परखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस देश में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिस बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, मसलन अगर इलेक्शन कमीशन से ही शुरुआत करें, इलेक्शन कमीशन के तौर पर वहां पर जिन सवालों को उठाया गया उसमें 5 जज बैठे, उन 5 जजों ने सवाल उठाए और कहा कि इन सवालों के अक्स तले जरा सोचिए, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय ही नियुक्ति करेगा तो क्या होगा। हमारी टीम ने इस पे पूरा काम किया और कहा कि किस रूप में काम तमाम इंस्टीट्यूशंस का हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो 8 साल प्रधानमंत्री मोदी के बीते हैं, इस 8 साल में 8 मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि दरअसल हर बरस बदल रहा है या कोई कुछ महीनों के बाद ही चल रहा है। अगर उस फहरिस्त को भी देखें तो मौजूदा वक्त में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति मई 2022 में हुई है। लेकिन इससे पहले की फहरिस्त देखिए, अगर 2012 से 2015 याद कीजिए, वीएस संपत हुआ करते थे जो मनमोहन सिंह के काल में जिनकी नियुक्ति हुई थी, 2015 में उनको हटाया गया, कहा गया उम्र पूरी हो गई। सामान्य तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त, जब हम आपसे टीएन शेषन का सुप्रीम कोर्ट जिक्र कर रहा है, तो वो 90 से 96 तक रहे, यानी 6 साल रहने चाहिए। और 6 साल वो कैसे रहेंगे, इसके लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है। तो क्या तमाम नियम कायदे ताक पर रखकर अपने अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए इस देश में मोदी सत्ता काम कर रही है? वीएस संपत के बाद याद कीजिए, सबसे पहले मोदी काल में एचएस ब्रह्मा आए थे, सिर्फ 4 महीने रह पाए। जनवरी 2015 में आए, अप्रैल 2015 में विदाई हो गई। उसके बाद नसीम जैदी मुख्य चुनाव आयुक्त हुए अप्रैल 2015 में। ये 5 जुलाई 2017 तक रहे, जो सबसे ज्यादा काल था, लगभग 2 साल 2 महीने का। नसीम जैदी के बाद अचल कुमार ज्योति आए, जुलाई 2017 में आई, जनवरी 2018 में विदाई हो गई, यानी 6 महीने के भीतर। उसके बाद ओम प्रकाश रावत आए, जनवरी 2018 में आए, दिसंबर 2018 में इनकी विदाई हो गई, 11 महीने के भीतर। उसके बाद सुनील अरोड़ा आए, दिसंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक रहे, 2 साल 4 महीने, इनकी विदाई हो गई। उसके बाद सुशील चंद्र आए, जो अप्रैल 2021 में आए और मई 2022 में विदाई हो गई, यानी 1 साल 1 महीने। और अब मई में नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो कब कैसे किस रूप में एक झटके में हटाए जा सकते हो, इसको लेकर कोई नियम कायदा क्या काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के भीतर दरअसल इस बात को लेकर ही सुनवाई हो रही है कि अगर प्रधानमंत्री ही नियुक्ति कर रहे हैं तो नियुक्त होने वाला शख्स पूरे तरीके से प्रधानमंत्री पर आश्रित होगा, और इसके बाद जिसे उस पद पर आना होगा वह पहले से ही सरकार के अनुकूल काम कर रहा होगा या सरकार की नजरों में ब्लू आइड बॉय बना हुआ होगा, तभी वो उस पद को पा पाएगा, क्योंकि सरकार तो अपने अनुकूल नियम कायदे तो ताक पर रख दिए गए। और इस फहरिस्त में दूसरा नाम हमें लगता है इंस्टीट्यूशन के लिहाज से जरा चीजों को परखने की कोशिश कीजिएगा, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इससे पहले 2 साल तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो रह सकते हैं। लेकिन मोदी काल में यह इतिहास है कि 2018 में जिन संजय कुमार मिश्रा की नियुक्ति ईडी डायरेक्टर के तौर पर हुई, उनका जब कार्यकाल 2020 में पूरा हुआ तो उनको एक्सटेंशन मिल गया। एक एक्सटेंशन इससे पहले भी मिला हुआ है ईडी के डायरेक्टर को, लेकिन 2021 में जब वह एक्सटेंशन पूरा हुआ तो 21 में फिर से 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया, जो इससे पहले नहीं मिलता था। 2022 में वो एक्सटेंशन पूरा हुआ तो इस बार पिछले महीने उनको फिर से 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। यानी ईडी के पद के डायरेक्टर पे कोई 2 साल रह सकता है, लेकिन 3 साल एक्सटेंशन दे दिया जाए, ऐसा ईडी के अपने इतिहास और उसकी अपनी किताब में नहीं है। लेकिन यह हो रहा है क्योंकि पीएमओ और पीएम की ताकत, उस ताकत को लेकर तमाम जगहों से जो संवाद बनता है और उसके बाद जो फोर्थ स्टेट यानी मीडिया जब दिखलाता है तो हर चीज को या तो सही मानता है या आंखें बंद कर लेता है। और इस फहरिस्त में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि 2020 से 21 एक्सटेंशन, 2021 से 22 एक्सटेंशन, 2022 से 23 एक्सटेंशन, यानी 2 साल की नियुक्ति, 3 साल का एक्सटेंशन। यहां पर हमें लगता है कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी देखना चाहिए। उसमें एक है कि जो सरकार के कच्चे चिट्ठे को देखता है। यह सवाल बार बार खड़ा होता है कि सरकार बताती नहीं है आंकड़ों को, पार्लियामेंट के भीतर भी, बजट में भी इस बार उसने आंकड़े खत्म कर दिए। मिनिस्ट्रीज का कितना खर्च हो रहा है, मिनिस्ट्री प्रचार पे कितना खर्च करती है, मिनिस्ट्री जो प्रचार करती है उसमें प्रधानमंत्री के प्रचार पर कितना खर्च हो जाता है, जो एक्चुअल बजट होता है किसी योजना को लेकर, उस योजना का पूरा
बजट प्रचार में खर्च हो जाता है या योजना के बजट से ज्यादा बड़ा बजट प्रचार में खर्च हो जाता है, इसको कौन देखेगा? इसी के लिए सीएजी होता है। और सीएजी का नाम आते ही आपके जहन में विनोद राय का नाम याद आएगा, जिन्होंने इस देश में कोयला घोटाले को सत्ता पर लेकर आए, जो 2G घोटाले को लेकर। उनकी नियुक्ति कब हुई थी? उनकी नियुक्ति 2008 में हुई थी, यानी 2009 के इलेक्शन से पहले, यानी कांग्रेस जब दूसरे टर्म में आई और मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, उससे पहले नियुक्ति हुई थी और उनका कार्यकाल 2013 में पूरा हुआ। तब तक वो बने रहे पद पर। इन 6 वर्षों में वो लगातार पद पर बने रहे, सरकार ने उनको हिलाया डिगाया नहीं, जबकि इस दौर में घपले घोटाले उभर रहे थे। उन घपले घोटालों का रिजल्ट क्या है ये कोई नहीं जानता है। किसी को जेल नहीं, किसी तरीके से चार्जशीट में सरकार के लोगों का नाम नहीं। ये एक अजीबोगरीब किस्सा है। लेकिन ध्यान दीजिए, 6 साल तक, इससे पहले जब विनोद राय से पहले थे, वो 2002 में बने थे वीएन कौल साहब, उन 2008 में उनका टर्म पूरा हुआ। उससे पहले 1996 में बने थे, जो पीवी नरसिम्हा राव का पीरियड था, उस समय वीके शुंगलू बने थे। वह उस दौर के बाद प्रधानमंत्री बदलते रह गए, लेकिन किसी ने हटाया नहीं टर्म पूरा होने से पहले। उसके बाद कौन नहीं प्रधानमंत्री बना? गुजराल बने, देवगौड़ा बने, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, लेकिन किसी ने हटाया नहीं। 2002 में टर्म पूरा हुआ और उसके बाद वीएन कौल बने। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के काल में शशिकांत शर्मा आते हैं 2013 में, 2017 में वो हट जाते हैं। 2017 में राजीव महर्षि आते हैं, 2020 में वो हट जाते हैं। और अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं 2020 से, जो कि एक वह गुजरात कैडर के हैं और इससे पहले वह कश्मीर में भी रहे, पीएमओ के भीतर भी काम करते रहे, या तमाम चीज़ों के जरिए अभी फिलहाल वो हैं। यानी एक एक कालखंड के रहने के दौरान 6 साल में 3-3 सीएजी भी हमने देख लिए। तो नियुक्तियां जब पीएमओ से होगी और इस देश के पार्लियामेंट के भीतर कहा जाएगा विपक्ष की तो कोई हैसियत नहीं, तो उसकी क्या जरूरत है इस नियुक्ति में, तो नहीं रखा जाए। इसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर्स को ही अगर आप देखना शुरू करेंगे, मनमोहन सिंह के दौर में 5 सीबीआई के डायरेक्टर आए और गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के काल में यह रिकॉर्ड और आगे बढ़ गया, यह 7 और 8 तक पहुंच गया। क्योंकि याद कीजिए 2 साल का टेन्योर सीबीआई डायरेक्टर का होता है, उस लिहाज से अभी तक 4 सीबीआई डायरेक्टर होने चाहिए थे, लेकिन 7 हो गए। मसलन अनिल मिश्रा आए 2014 से 2016, टेन्योर सही है। उसके बाद राकेश अस्थाना की एंट्री हो गई एक झटके में, 2016 से 2017 वो रहे। फिर आलोक वर्मा 2017 में आए, 2019 से पहले 2018 में ही पूरा मामला इस देश के भीतर अस्थाना और वर्मा का क्या खड़ा हुआ ये हर कोई जानता है। किस तरीके से रात के 12 बजे के बाद रेड पड़ी सीबीआई दफ्तर में और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहां पर पहुंचे, ये सारी चीजें अब किस्सा हैं। लेकिन उसके बाद देखिए नागेश्वर राय आए 2018 में, 2019 में कहा गया ये इंटरिम है। फिर ऋषि कुमार शुक्ला आए 2019 में, 2021 तक रहे। फिर प्रवीण सिन्हा आए, कहा गया यह भी इंटरिम है, ये फरवरी 21 में आए, मार्च 21 में चले गए, मई 21 में चले गए। फिर सुबोध कुमार जायसवाल आए हैं मई में, जो अभी तक बने हुए हैं। तो सवाल सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं है, उसके पैरेलल में ईडी देखिए, सीएजी देखिए, सीबीआई देखिए और विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी देखिए, क्योंकि वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सीवीसी के तौर पर नियुक्ति पहली राजीव की हुई 2014 में, जो कि सिर्फ 9 महीने रह पाए, 2015 में उनको हटा दिया गया। केवी चौधरी आए 2015 में, ये 4 साल जरूर रहे। केवी चौधरी वही हैं जो अभी डायरेक्टर हैं रिलायंस के साथ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो नेक्सस कैसे काम करता है यह भी इसके साथ समझिए जरा। शरद कुमार 2019 में आए, 2020 में 10 महीने के भीतर वह भी रवाना हो गए। संजय कोठारी 2020 में आए, 2021 1 साल 2 महीने रहे, इनकी भी विदाई हो गई। इसके बाद अब सुरेश पटेल आए हैं, जिन्होंने जून 2021 में पद संभाला है, अभी वो हैं पद पर। यानी इससे पहले की परिस्थिति में सीवीसी भी इस तरीके से चेंज हो रहे हैं ऐसा कतई नहीं था, लेकिन ये हो रहा है। तीसरी लाइन जो है, जब हम इसको खींचना शुरू करते हैं तो आपके जहन में आएगा क्या हर डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है? हम आपके सामने एक नया डिपार्टमेंट रखते हैं, यूजीसी। यूजीसी का चेयरमैन जो होता है उसकी भी एक लंबी कार्यकाल की जरूरत होती है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यूजीसी के चेयरमैन जो थे 4 थे। प्रधानमंत्री मोदी के काल में 8 बरस में 8 यूजीसी के चेयरमैन हो गए, और किसी को इंटरिम रखा, किसी को हटाया, किसी को बनाया, किस रूप में। यूजीसी का मतलब इस देश के पूरे एजुकेशन और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, हाई एजुकेशन है, उनको चलाना और उनके अनुकूल करना। और वही आईएएस की परीक्षा भी लेती है, यानी यूपीएससी की जो परीक्षा होती है। लेकिन उसकी भी परिस्थिति देखिए, रजनी राजदान
3 महीने रह पाई। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद नियुक्ति हुई, 3 महीने में विदाई हो गई। दीपक गुप्ता 1 साल 9 महीने रह पाए। अलका सिरोही आई, उसके बाद वो 3.5 महीने में विदाई हो गई। डेविड आरसामिया आया, ये 1 साल ही रह पाए। विनय मित्तल आई, ये 5 महीने ही रह पाए। अरविंद सक्सेना जो इंटरिम थे, यही सबसे ज्यादा रहे। इंटरिम 2 बार इनका एक्सटेंशन हो गया और ये 2 साल 2 महीने तक रह गए, यानी जून 2018 से अगस्त 2020 तक रह गए। फिर 2020 में प्रदीप कुमार जोशी आए, लेकिन इन्हें 1 साल 7 महीने में विदाई हो गई। उसके बाद अभी मनोज सोनी आए हैं। अब ये सवाल है कि जब इससे पहले आपके जहन में आना चाहिए, जैसे मनमोहन सिंह के काल में डीपी अग्रवाल थे, 2008 में नियुक्ति हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी के आने तक यानी 6 साल का जो इनका टर्म था ये पूरा किया इन्होंने। लेकिन यहां पर एक झटके में चीजें बदलती चली जा रही है। तो सवाल कई उठ सकते हैं कि क्या इस देश के इंस्टीट्यूशंस में जो संभालने वाले लोगों की नियुक्तियां होती हैं, उसको प्रधानमंत्री कार्यालय जब अमल में लाता है तो उस पर जब कोई रोक टोक नहीं है और वो पारदर्शी नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए इस मुद्दे को उठाया है, तो क्या यही वो स्थिति थी जिसको लेकर बार बार इस बात का जिक्र होता था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सरकार घुसना तो नहीं चाहती है? क्योंकि जब आप चीफ जस्टिस का भी जिक्र करते हैं तो याद कीजिए 2015 में क्या हुआ था। कोलेजियम के खिलाफ जो एनजेएसी जो बनाया था सरकार ने अपने तौर पर, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जिक्र हुआ था, जिसको जस्टिस केहर की कमेटी ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट अड़ गई कि यह संभव नहीं है। फिर से वो आवाज उठ रही है। तो क्या सरकार चाहती है कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी वही करे, जजेस की नियुक्ति भी वही करे? क्या इस रूप में देखा जाने वाली परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है? क्योंकि यह भी अपने आप में अजीबोगरीब है कि इस 8 साल के कार्यकाल में 10 चीफ जस्टिस इस देश ने देख लिए जो मोदी सत्ता के कार्यकाल है। राजेंद्र मन लोढ़ा 153 दिन रहे थे, उसके बाद जस्टिस दत्तू आए, यह 1 साल 65 दिन रहे थे। उसके बाद टीएस ठाकुर आए, जिनकी आंखों में आंसू आ गया था कि जजेस की नियुक्तियां ज़्यादा कीजिए जिससे मालों का जो मामले आते हैं उसके निपटारे हो पाए। यह 1 साल 31 दिन तक रह पाए। फिर जस्टिस केहर बने थे, यह 253, 1 साल पूरा नहीं कर पाए, 253 दिन ही रहे। फिर दीपक मिश्रा बने। दीपक मिश्रा के कार्यकाल में याद कीजिए जो जजों की बैठक हो गई थी और कहा गया था कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, और कहने वाले रंजन गोगोई थे जो उसके बाद चीफ जस्टिस बने। और उनके कार्यकाल को लेकर कई सवाल उठते रहे, इसलिए क्योंकि एक झटके में रिटायर होने के तुरंत बाद वो राज्यसभा पहुंच गए और सरकार ने नियुक्त कर दिया। यानी जजेस को लेकर और चीफ जस्टिस को लेकर इस देश के भीतर में किसी राजनीतिक सत्ता के काल को अगर परखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में इंदिरा गांधी का नाम जरूर आए कि कैसे जजेस को एटपार करके उन्होंने अपने चाहने वाले को एक को चीफ जस्टिस बना दिया था। लेकिन यहां तो फिरिस्त आम हो चली है और रंजन गोगोई 1 साल 45 दिन रहे। उसके बाद शरद बोबड़े आए, फिर जस्टिस रमन्ना आए, फिर जस्टिस यू ललित आए और अभी जस्टिस चंद्रचूड़ हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल तक का है। तो सवाल यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में अब यह सवाल जो निकल कर आया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, अगर हालांकि जो जिन जजों ने किया उसमें खुद चीफ जस्टिस की मौजूदगी नहीं है, वो 5 अलग जज हैं जो बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम पर, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट्स बहुत साफ बतलाते हैं कि क्या इस दौर में, अब जैसे 6 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई होनी है, दिसंबर 6 को, क्या किसी भी इंस्टीट्यूशन को संभालते वक्त जो स्वायत्त संस्था है, जो संवैधानिक संस्था है, उसके अगर कार्यकाल की उम्र 4 साल 6 साल, 6 साल एक नॉमिनल होती है, या कहीं पर मान लीजिए 2 साल है जो सीबीआई डायरेक्टर है या ईडी है 2 साल के लिए, अगर उससे भी कम का वक्त दिया जाए तो वह चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करेगा? पहला सवाल यह आता है। कार्यकाल से कम वक्त में किसी को हटा देना, यानी जब तक वह चीजों को समझे और पटरी पर लाने की कोशिश करे तब तक आप हटा दीजिए, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अगर नियुक्तियां और हटाने के प्रोसेस में पीएमओ सक्रिय है, प्रधानमंत्री सक्रिय है, सरकार और सत्ता सक्रिय है, तो नियुक्ति से हटना और ना हटने के लिए गुहार लगाना और नियुक्ति हो जाए इसके लिए गुहार लगाना, दोनों स्थितियां सरकार के ऊपर जाकर टिक गई कि आप उसी तरफ देखेंगे लगातार कातर भाव से कि हमारी नियुक्ति भी हो जाए। यह दूसरा सवाल है। और तीसरा इन दोनों से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
शपथ ली जाती है सरकार चलाने को लेकर तमाम इंस्टीट्यूशंस के भीतर, उस कॉन्स्टिट्यूशंस की रूलिंग को लेकर अगर सरकार अपने अनुकूल परिस्थितियां यह कहकर बनाने चाहती है कि जनता ने हमें चुना है तो हम जैसे चाहे वैसे करेंगे, तो अगला सवाल यह है कि क्या वो डेमोक्रेसी और क्या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो लगातार सवाल किए जाते हैं वो सही है क्या? और वो पहली बार उस दायरे से उभर कर सत्ता ने अपने हाथ में ये कहकर ले लिया है कि जनता ने हमें चुना है, इसलिए एक क्षण के लिए खाली सोचना शुरू कर दीजिए कि इस देश के भीतर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रभावी हैं, अलग अलग क्षेत्र में प्रमुख हैं, वहां पर हेड की नियुक्ति अगर पीएमओ के क्लीन चिट के बाद ही हो रही है तो वो सारे नॉर्म्स क्या मायने रखेंगे? उसके दायरे में कोई भी इंस्टीट्यूशन आए, वह सेबी का है जिसको शेयर बाजार चलाना है, वो सीबीडीटी आए, वो आईटी कमिश्नर का आए, वो नारकोटिक्स कंट्रोल का आए, वह नेशनल काउंसिल ऑफ एसटी एससी का आए, वह इंटर स्टेट काउंसिल का आए, वो फाइनेंस कमीशन को लेकर आए। और इस पूरी परिस्थिति में जो मुख्य जिक्र जो हो रहा था, जहां से बात शुरू हुई थी, उसमें चुनाव आयोग हो, उसमें ईडी हो, उसमें सीबीआई हो, उसमें सीवीसी हो, उसमें सीएजी हो, उसमें यूजीसी हो, सबकी नियुक्तियां पीएमओ के जरिए हो रही है। तो एक दृष्टि यह भी डालिए कि इस देश के जो दूसरे मंत्री हैं, उन मंत्रियों के हाथ में जहां पर ताकत दी गई है वह चुनकर आए हुए लोग नहीं हैं। विदेश मंत्री ब्यूरोक्रेट हैं, उनको राज्यसभा के जरिए लाया गया। कॉमर्स मिनिस्टर राज्यसभा के जरिए लाए गए, एजुकेशन मिनिस्टर राज्यसभा के जरिए लाए गए, रेलवे मिनिस्टर राज्यसभा के जरिए लाए गए, शहरी विकास मंत्रालय इस देश में राज्यसभा के जरिए लाए गए ब्यूरोक्रेट के हाथ में है। यानी किस तरीके से कोई जिम्मेदारी ना रहे और इस तरीके से सरकार चले जहां पर केंद्र प्रधानमंत्री हो और पावर सेंटर पीएमओ हो और उसी के मार्फत इस देश में तमाम नियुक्तियां, आज आप जागे कल सुबह किसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर किसी नए शख्स की नियुक्ति हो गई और उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो सवाल उठे हैं, आर्टिकल 324 कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शन कमिश्नर को भी डील करता है और उसका जो पूरा प्रोसीज्योर है अपॉइंटमेंट को लेकर वह पूरा नहीं किया गया। इसीलिए ऐसी व्यवस्था, और अटॉर्नी जनरल कहते हैं जो खुद कई बार बदले इस दौर में सरकार ने, उनका कहना है, आर वेंकट रमानी का, उनका बहुत साफ कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वैक्यूम नहीं है और प्रेजेंट में जो इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के जरिए हुआ है और वो एडवाइस जो दिया गया था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए दिया गया था। तो इसमें शक करने की क्या गुंजाइश है? तो ताकत कहां पर है और ताकत कैसे इस देश में बनाई गई और कैसे डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर किस तरीके से सत्ता ने अपनी अनुकूल परिस्थिति की पहली बार उस दुखती नब्ज को या दुखती रग को या कमजोर नब्ज को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। अब देखते हैं कि इसका फैसला क्या आता है, लेकिन यह एक बहुत सीधी सी बात है कि दरअसल सत्ता की ताकत का जो राज है उसकी पोल खुल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।